हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में पॉलिटी के लेक्चर्स हमने 3 पार्ट देख लिए हैं। आज हम लास्ट पार्ट कवर करेंगे, पार्ट नंबर 4। और इसके साथ हमारे एमपी पुलिस कांस्टेबल में पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, उनको हमने अभी इन 4 पार्ट्स में कवर कर लिया है। ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस आगे स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में, जहां हम एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस एमपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आता ही होगा, और आप मेरे वीडियोस अगर फॉलो कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आपको उस टॉपिक से रिलेटेड पूरी डिटेल में नॉलेज भी मिलती है। उससे रिलेटेड जितने भी एरिया है वो सारा कवर हो जाता है, तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इस सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो कीजिए और आगे आने वाले सारे लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द स्पेशल स्टेटस गिवन टू जम्मू कश्मीर। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि आर्टिकल 370 से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने का कार्य करता है? तो आर्टिकल 370 जो था उसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को ये स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया। आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि कैसे हटाया और किस तरीके से इसको हटाया गया, आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु डिसाइड्स क्वेश्चंस ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी अयोग्यता पर अगर कोई प्रश्न खड़ा होता है तो उसको निर्धारित कौन करता है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, डीप कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन टेंडर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की कोई अयोग्यता है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन है, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन खड़ा होता है तो उसको निर्धारित करते हैं राष्ट्रपति जी, लेकिन उसमें सलाह किसकी रहती है? इलेक्शन कमीशन की सलाह लेने के बाद राष्ट्रपति जी उस चीज़ को निर्धारित करते हैं। ठीक है, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज, पूछा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। राज्यपाल का कार्यकाल हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 5 साल का होता है। ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर का जो टर्म है, कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। इसके बारे में भी मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 148 में दिया हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बताया गया है। इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति जी के द्वारा CAG का अपॉइंटमेंट किया जाता है। इसका टर्म रहता है, यानी कि इनका कार्यकाल कितना रहता है? 6 साल का कार्यकाल 6 साल का रहता है, और या फिर 65 साल की उम्र तक। ठीक है, अगर उनकी उम्र 65 साल की हो गई है तो वो रिटायर हो जाएंगे, और उनका अगर कार्यकाल अगर 6 साल का पूरा हो गया है तो भी उनको रिटायर होना पड़ेगा। ठीक है, ये CAG के लिए कंडीशन है। रिमूव किया जाता है, एक तो रिमूव होने का तरीका है कि ये इस्तीफ़ा दे दें अपने पद से। ठीक है, रेजिग्नेशन, या फिर इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब है कि पार्लियामेंट में इनको हटाने के लिए प्रस्ताव पारित हो। ठीक है, पार्लियामेंट में इनको हटाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, तो उसके थ्रू इनको CAG को रिमूव किया जा सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पे बता दूँ आपको CAG से रिलेटेड, कि CAG किसी भी पोस्ट के लिए, जैसे कोई व्यक्ति अगर एक बार CAG बन गया तो उसके बाद CAG से रिटायर होने के बाद वो किसी भी दूसरी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, जिसको अपन बोलते हैं रीअपॉइंटमेंट।
यानी कि इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता किसी भी जगह पे, ठीक है। मतलब इनको किसी भी पोस्ट पे रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है CAG से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है, यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन लॉ मिनिस्टर। तो अभी प्रीवियस वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे मैं आपको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिलेटेड कुछ डिटेल बता देता हूँ। अपॉइंटमेंट होता है इनका प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, प्लस जिस स्टेट में नियुक्ति हो रही है उसके गवर्नर से, ठीक है। जिस स्टेट में मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है वहाँ उस स्टेट के गवर्नर से भी प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया इनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस। इनकी मिनिमम एज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताई नहीं गई कि किस एज से ऊपर के लोग मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। जैसे किसी में होती है, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए मिनिमम एज 25 साल है, ठीक है। और मिनिमम एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए 25 साल है। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, लेकिन हाँ शायद 25 साल ही है। तो यहाँ पर मिनिमम एज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की जो है वो डिस्क्राइब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि ये किसी भी हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हों 10 साल के लिए। किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हों ऐसा व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है ना। हाई कोर्ट में एडवोकेट रहना चाहिए 10 साल के लिए मिनिमम। इनको शपथ दिलाते हैं गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। और इनको रिमूव भी प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है, रिमूव बाय प्रेसिडेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इनको रिमूव कर देंगे। प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी पार्लियामेंट, तब जाके इनको हटाया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नीदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। यानी कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अवेलेबल नहीं होते, उपलब्ध नहीं होते, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? इस कंडीशन में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अवेलेबल नहीं है या उपलब्ध नहीं है, इस कंडीशन में भारत का राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाया जाता है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कार्य करते हैं, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड चेंजेज इन, यानी कि भारत के संविधान का पहला संशोधन किस चीज़ में परिवर्तन करता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहला संशोधन किया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। तो इसने चेंजेस किए थे फंडामेंटल राइट्स में। फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस किए गए थे, ठीक है। क्या चेंजेस किए गए थे? एक्चुअली में जो आप रिजर्वेशन देखते हो अभी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए, जो भी आप रिजर्वेशन देखते हो हमारी कंट्री के अंदर सोशली एंड इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास के लिए, वो इसी अमेंडमेंट में हुआ था, ठीक है। तो इसने राज्य जो होते हैं स्टेट,
उनको पावर दे दी थी। फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू स्टेट्स को पावर मिल गई थी कि वो उनके स्टेट्स, उनके राज्य में रहने वाले सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं। ठीक है, अब ये स्पेशल प्रोविज़न रिजर्वेशन में कन्वर्ट हो गया, है ना। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में ऐसा कहा गया था कि राज्य अपने राज्य में रहने वाले सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं, ऐसा कहा गया था फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में, और इसने फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन किया था। ठीक है, और एक चीज़ है कि इसके थ्रू एक नया शेड्यूल ऐड हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि 9वीं अनुसूची को भी ऐड किया गया था, 9th शेड्यूल को। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के थ्रू 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर ऐड किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इज लुक्ड आफ्टर बाय, यानी कि भारत में केंद्र शासित राज्यों के दिन प्रतिदिन सब प्रबंधनों की देखभाल किसके द्वारा की जाती है। आपने सुना होगा दिल्ली का फेमस केस, ठीक है, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है। तो देखिए दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है ना, ऐसे ही दिल्ली है, पुडुचेरी है और भी टेरिटरीज हैं। तो जो भी यूनियन टेरिटरी होती हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को हम बोलते हैं उपराज्यपाल। उपराज्यपाल का काम होता है कि यूनियन टेरिटरी के जो भी दिन प्रतिदिन के काम हैं, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको देखना, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। यूनियन टेरिटरी के बारे में आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 241 तक यूनियन टेरिटरी से डील करते हैं। यूनियन टेरिटरी के बारे में कहाँ दिया है, आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 241, पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान के भाग 8 में आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 241 तक यूनियन टेरिटरीज के बारे में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी रेफर्ड टू, यानी कि भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड, भारत के राष्ट्रपति के चयन से रिलेटेड अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो वो उसको कहाँ संदर्भित किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर कोई डिस्प्यूट है रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो उसको कहाँ रेफ़र किया जाएगा, उसको रेफ़र किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उसको रेफ़र किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, याद रखिएगा, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है इस केस में, डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल। ठीक है, विच आर्टिकल डील्स विद द इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, कितनी बार हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356। ठीक है, आर्टिकल 368 भी बताया था मैंने, संविधान में कोई भी संशोधन करना है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 368 यूज़ होता है। ठीक है, आर्टिकल 370 हम पढ़ चुके हैं, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, जिसको अभी आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। क्वेश्चन सेम आ रहा है, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मेन पर्पज़ क्या है इस सीरीज़ का, आप इस सीरीज़ को देख के ये समझ सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पता पड़ रहा है वही कुछ क्वेश्चन है गिने चुने जो बार बार किसी ना किसी तरीके से रिपीट हो रहे हैं। या तो उनकी लैंग्वेज चेंज हो रही है या उनके ऑप्शंस थोड़े बहुत चेंज कर दिए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। ठीक है, 370 हो गया, 368 हो गया, 356 हो गया, प्रेसिडेंट रूल, इमरजेंसी, यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये मेन सीरीज, इस सीरीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, आप ये समझ जाओ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं।
मनी बिल्स मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन, यानी कि मनी बिल जो होता है, धन विधेयक जो होता है, इसका प्रस्ताव किस सदन में पारित करना जरूरी होता है, किस सदन में पेश करना जरूरी होता है। तो मनी बिल के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। देखो आर्टिकल 110 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी संविधान का आर्टिकल 110 मनी बिल से डील करता है। ठीक है, मनी बिल से डील करता है। आर्टिकल का संविधान 110, सॉरी संविधान का आर्टिकल 110, ठीक है, आर्टिकल नंबर 110 मनी बिल से डील करता है। मनी बिल का जो मैटर है वो किससे रिलेटेड होता है? इंडिया के अंदर एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और एक है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अगर इन दोनों फंड्स में से किसी भी तरीके का कोई ट्रांजैक्शन करना होता है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इन दोनों में से किसी भी तरीके का मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन अगर हो, मनी ट्रांजैक्शन अगर होता है इन दोनों फंड्स में से, तो वो आर्टिकल 110 में मनी बिल के अंदर आता है। ठीक है, आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग वो मनी बिल में आता है, और ऐसा मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, मनी बिल के रेस्पेक्ट में लोकसभा को कुछ स्पेशल पावर्स हैं, जैसे कि मनी बिल जो होते हैं, धन विधेयक जो होते हैं, वो सिर्फ लोकसभा में उसको पेश किया जा सकता है। ठीक है, इसमें राज्यसभा का रोल नहीं रहता। राज्यसभा में ये मनी बिल जब जाता है तो राज्यसभा भी इसको ज़्यादा, मतलब राज्यसभा इसको संशोधित नहीं कर सकती, केवल अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 110 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल 110 किससे रिलेटेड है, तो मनी बिल से रिलेटेड है ना। मनी बिल मैंने समझा ही दिया क्या चीज़ होती है। मनी बिल में लोकसभा में इसको पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इसमें स्पीकर का जो डिसीजन होता है, स्पीकर का डिसीजन इसमें फाइनल होता है। क्या होता है, कभी कभी किसी बिल में विवाद खड़ा हो जाता है कि ये बिल मनी बिल नहीं है या है, तो उस केस में स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है। लोकसभा अध्यक्ष का जो डिसीजन हो वो फाइनल होगा। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द असेंबली। अब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पूछा है आपसे। ठीक है, विधानसभा द्वारा राज्य विधान परिषद, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसको क्या बोलते हैं, राज्य विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा द्वारा राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों का चयन किया जाता है। देखिए हमारे इंडिया में बाई कैमरल सिस्टम है। जैसे आपको पता होगा सेंटर में एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। ऐसे ही राज्यों में भी, जितने भी राज्य हैं सभी में एक विधानसभा हो सकती है और एक काउंसिल हो सकती है। ठीक है, एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे जो 28 राज्य हैं सभी में दोनों हैं। कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर असेंबली भी है और काउंसिल भी है, जहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद दोनों हैं। तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो उसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद तेलंगाना, ठीक है, फिर कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश और लास्ट में बिहार। ठीक है, लास्ट में बिहार।
तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन 6 राज्यों में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। ठीक है, तो ये आपको इनके नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय स्टेट असेंबली। तो जो भी स्टेट असेंबली यानी विधानसभा की जो भी स्ट्रेंथ होती है, जितनी संख्या होती है, उसके 1/3 मेंबर्स को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुनाया जा सकता है। जैसे सपोज करो कि किसी विधानसभा में 300 सीट है। ठीक है, किसी विधानसभा में 300 सीट है, तो वहाँ की विधान परिषद में कितनी सीट हो सकती हैं, इसका 1/3 निकाल लो, इसका 1/3 हो जाएगा 100। तो वहाँ के विधान परिषद में मैक्सिमम 100 सीट हो सकती हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। जो विधानसभा में सीट होंगी उसका 1/3 वहाँ की विधान परिषद में सीट हो सकती है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट है। एक ये है कि विधान परिषद को कौन बनाता है, मतलब इसका अगर हमें गठन करना हो, जैसे अभी हमने देखा कि 6 राज्यों में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, तो अगर और राज्यों में भी विधान परिषद का गठन करना हो तो उसकी पावर किसको है, उसकी पावर है पार्लियामेंट को। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विधान परिषद गठित करने की पावर किसको है, पार्लियामेंट को है। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसलिए रखे हुए हैं कि यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा है। एक पूछा है कि गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय, फिर वही क्वेश्चन पूछा है द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय, है ना। ऑप्शन देखो, प्राइम मिनिस्टर ये इसमें भी है, इसमें भी है, प्रेसिडेंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लॉ मिनिस्टर यहाँ पे दिया है लेकिन इसमें होम मिनिस्टर कर दिया, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सेम क्वेश्चन विद सेम ऑप्शंस, सब कुछ रिपीट हो रहा है। आपको बस ये याद रखना है कि पूछा क्या गया था पिछले प्रीवियस ईयर्स में, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका आंसर आपको पता होगा, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। द वोटिंग एज इन जनरल इलेक्शन वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू द 18 ईयर्स बाय, ठीक है, किसके द्वारा ये किया गया था, 61 अमेंडमेंट 1989। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मतलब 21 ईयर्स, 21 साल से 18 साल जो वोटिंग की एज है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 से 18 कब की गई, 61वें संशोधन में। 61 अमेंडमेंट ये हुआ था 1989 में। ठीक है, 1989 में। चलिए ठीक है, देखिए बाकी अमेंडमेंट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खास नहीं है। 71 के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि 71 में क्या हुआ था कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, 8वीं अनुसूची के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 3 भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कब, 71 अमेंडमेंट में। ठीक है, हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर देयर इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया कि 8th शेड्यूल में भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए, वहाँ पर डिटेल में समझाया मैंने कि 8th शेड्यूल क्या है और कितनी भाषाएं हैं उसमें। सरकारिया कमीशन, फिर सरकारिया कमीशन से, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें ऑप्शन में था सरकारिया कमीशन, और मैंने आपको डिटेल बताया था कि सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है। तो ये सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य के संबंधों से रिलेटेड है। सरकारी आयोग का किसके साथ संबंध था, सेंटर स्टेट रिलेशन। एक और कमीशन बताया था मैंने, राजा मन्नार। ठीक है, इसका भी नाम याद रखिए, राजा मन्नार कमेटी। राजा मन्नार कमेटी भी सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने की पावर प्रेसिडेंट को होती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने की पावर प्रेसिडेंट को होती है।
ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है? क्या अवधि है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की? देखिए, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो राज्यसभा चेयरमैन होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो उपराष्ट्रपति हैं। तो उपराष्ट्रपति होने के कारण उनका जो कार्यकाल है वो 5 साल का है। ठीक है, ये आर्टिकल 67 में दिया गया है। आर्टिकल 67 में ये दिया गया है। राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि उपराष्ट्रपति रिजाइन किसको देते हैं अपना? ये त्याग पत्र देते हैं प्रेसिडेंट को। ये त्याग पत्र देते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, इनकी मिनिमम एज है 35 ईयर्स। ठीक, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब देखो फिर वही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। राज्यसभा के सभापति कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी बताया मैंने। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स में से हटा दिया गया। ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने कल डिस्कस किया था हमारी वीडियो में। जो अभी टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले 7 हुआ करते थे, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। कब हटाया? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसको हटा के राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स में से हटा के इसको लीगल राइट बना दिया। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स में से हटा के लीगल राइट बना दिया बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ अ स्टेट? राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? ये होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट किस आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 165। ठीक है, याद रखना, संविधान के अनुच्छेद 165 से रिलेटेड है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, राज्य के सबसे बड़े विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं? अटॉर्नी जनरल पूरे इंडिया के होते हैं। जैसे इसने पूछा है कि राज्य में कौन होता है सबसे बड़ा? राज्य में सबसे बड़ा होता है एडवोकेट जनरल, और पूरे इंडिया में सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो दोनों में अंतर याद रखना। राज्य के लिए होता है एडवोकेट जनरल और पूरे इंडिया के लिए होता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, एजुकेशन वॉज ट्रांसफर्ड टू द कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट बाय। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, ये अच्छा फ्रेश कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो इजीली बन जाएगा। अब देखो, ये 42nd अमेंडमेंट पे ध्यान दो। 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976 जो हुआ था, इतने ज़्यादा चीज़ों को अमेंड किया गया कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाने लगा। यानी कि 42वें संशोधन में इतनी सारी चीज़ों को संशोधित किया गया कि इसको अपने आप में एक छोटा संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा। ये हुआ था 1976 में। तो इसी संशोधन में एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। अब स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आई होप आप लोग समझते होंगे, लेकिन मैं फिर से समझा देता हूँ।
क्या है, भारत के अंदर 3 लिस्ट हैं। एक सबसे पहले यूनियन लिस्ट, ठीक है, फिर होती है एक स्टेट लिस्ट, और फिर लास्ट में होती है एक कॉन्करेंट लिस्ट। अब तीनों में अंतर क्या है? तीनों में अंतर ये है कि यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, यानी कि जो विषय यूनियन लिस्ट के होते हैं, वो उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को होता है, केंद्र सरकार, और जो पार्लियामेंट है केंद्र में, संसद है, वही इस पर कानून बना सकते हैं। जैसे कि बड़े बड़े मुद्दे हो गए अपने डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इनसे रिलेटेड जो भी कानून होंगे वो पार्लियामेंट बनाएगा। फिर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे राज्य को अधिकार होते हैं कानून बनाने के, जैसे पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर है ना, और भी बहुत सारे, लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। और जो सब्जेक्ट्स बच जाते हैं, जिन पे, ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पे सेंटर भी अपना कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकती है, उनको डाला जाता है कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है, उनको डाला जाता है कॉन्करेंट लिस्ट में। तो एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे सेंटर, केंद्र सरकार या पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है, और राज्य सरकारें भी अपने अपने हिसाब से कानून बना सकती हैं, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये अमेंडमेंट कब हुआ था? 42nd अमेंडमेंट 1976, ओके। अच्छा, इसके साथ साथ 42nd अमेंडमेंट में और क्या क्या चेंज किया गया था? 42nd अमेंडमेंट में 5 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया, स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया, ठीक है, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। कौन कौन से थे? देखो, एक तो एजुकेशन हमने देख लिया, फिर एजुकेशन के बाद नेक्स्ट है फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट सब्जेक्ट स्टेट से हटाकर कॉन्करेंट में डाल दिया गया। फिर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये वाला सब्जेक्ट भी स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। फिर वेट एंड मेजर्स, वेट एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये टॉपिक स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। और लास्ट में हाई कोर्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स, ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मतलब उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ के जितने भी कोर्ट्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन और उनके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी मैटर होगा उसको स्टेट लिस्ट से हटा के डाला गया कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक आपको याद रखना है, 5 चीज़ें, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट एंड मेजर्स ऑफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट का गार्जियन कौन होता है? फंडामेंटल राइट का गार्जियन होता है जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी। देखो, न्यायतंत्र जो है, न्यायतंत्र ये हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, ठीक है, ये हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, सिंपल क्वेश्चन है कि हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको माना गया है? वो है न्यायतंत्र, जुडिशरी, ठीक है। आई होप ये वीडियोस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी हैं, ठीक है। इन वीडियोस को फॉलो करो और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है यार, है ना, और आपकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी अगर आप रेगुलरली चैनल को फॉलो करोगे तो, ठीक है। तैयारी करो, ऑल द बेस्ट।